अवनी की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। प्रतीक ने पहले दिन ही अवनी को बता दिया था कि वह आरती नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। अवनी मन में कितने सपने संजोकर आई थी। वह सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। प्रतीक को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि प्रतीक उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थाम कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन प्रतीक ने कमरे में आते ही बड़ी सी बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। प्रतीक ने अपने मन की बात अवनी को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए भी कुछ कर्तव्य भी है। पति के इस व्यवहार से अवनी के सारे सपने एक पल में ही टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर अवनी को समझ आ गया कि प्रतीक शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और प्रतीक से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? प्रतीक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी जात पात इन सब दकियानूसी बातों के कारण आरती से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह मुझसे शादी करवाकर वह जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं आरती को भूल जाऊंगा? कभी नहीं। गलतफहमी में है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर आरती से मुझे दूर कर दिया? मुझे आरती से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। प्रतीक के ऊपर आरती के प्यार का भूत सवार था। अवनी ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट ले आंखें मूंद लेट गया, सिर्फ अवनी को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनी भारतीय संस्कृति में पली बड़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गई तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। अवनी नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हालत में अपने शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह प्रतीक के हर बात का ख्याल रखेगी। वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को डालने की कोशिश करेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे पर प्रतीक ने अवनी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार अवनी प्रतीक से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। प्रतीक की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। प्रतीक जितना बेरुखी से बात करता था,
अवनी का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। प्रतीक के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। उसके बिना अवनी के लिए दिन पहाड़ और रात काली बराबर की लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन अवनी को विश्वास था कि वह प्रतीक को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार प्रतीक की माँ अवनी को उदास देख पूछ भी लेती कि प्रतीक का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। अवनी आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हामी हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। प्रतीक अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन अवनी अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अवनी शांत व्यवहार से उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। अवनी कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखे। वह उनसे कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। प्रतीक का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए। कहीं वह किसी गलत रिश्ते में नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना हो रही हो। यही सोचकर एक दिन अवनी ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। अवनी आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन यह मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। नहीं मेरा बेटा, आजकल के लड़कों जैसा नहीं, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और से प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे क्यों की? अवनी की सास के पास अब कोई जवाब नहीं था, लेकिन अवनी का सब्र टूट चुका था। वह अपने सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी बीवी न बन पाई। वह तो अपने प्रेमिका के साथ है, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बताइए, आपने मुझे किस बात की सजा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। अवनी अपने आंसू रोक ना सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, पर लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसकी लड़की ने ना जाने क्या जादू कर दिया। लेकिन बेटी, तुम थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बुरी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो शादी नहीं की। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। अवनी ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। पर आप ही बताइए, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूँगी? कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाओ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे उससे, आने दे आज। लेकिन रात को प्रतीक घर नहीं आया। अगले दिन अवनी बाजार जा रही थी तो अवनी ने देखा कि प्रतीक एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उनसे देखा
कि वह एक संकरी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। अवनी बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खुशी फुस और हंसी की वह सुनकर वह बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाया नहीं या दोनों का बाहर आने का इंतजार करे। अवनी मन में उठते भवंडर संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और संग है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि आरती बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाले सांवले रंग की लड़की थी। आज आरती को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत ही बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप वह महिला है जो अपने पति को पा ना सकी। तब मन की प्रताड़ना उससे झेले नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हो। काफ़ी देर अवनी घर के बाहर खड़ी होकर उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन में सोच लिया था कि आज वह आरती से अपने पति को वापस मांगकर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर आए। प्रतीक अवनी को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? प्रतीक ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। क्या तुम्हें मैं पहचान लूँगा नहीं? कैसी बात कर रही हो? अवनी भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली। बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा क्या आपने मुझे? अपने जीवन में बीवी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? प्रतीक उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रतीक ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकती। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? अवनी अपने आंसुओं को रोक ना सकी और बोली। जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, उसके सामने किसी और के साथ था और वह आज भी वह शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ उसे ड्रामा लग रही है। प्रतीक बोला। मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? अवनी बोली। अपनी पत्नी को ना छूना इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार पा ना सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज अवनी सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया। लोगों के बीच इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन अवनी को किसी का कोई डर नहीं था। मैं प्रतीक को कंधे से पकड़ जोर जोर से झंझोड़ने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अवनी ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा, लेकिन प्रतीक ने अवनी की कोई परवाह नहीं की। वह बोला। तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। अवनी ने आरती से कहा। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अवनी रोने लगी और वह रोते हुए आरती से बोली। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हो। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? आरती के चेहरे पर जीत की खुशी थी। अवनी को तड़पते देख वह खुश थी। उसे अवनी पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली। क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियाँ मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है, तो तुम यह चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी?
इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ यह सुहाग की चूड़ियाँ भी मुझे दे दो। अवनी के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निडल से होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियाँ उतार उस पर रख दी। प्रतीक ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? यह सब क्या है? उसने कहा, यह सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए यह चूड़ियाँ सुहागन कम है और मैं सुहागन विधवा। अवनी की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल आरती ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाई और कहा, यह तुम्हारे लिए मौत है, लेकिन मेरे लिए जीवन है। इन सुहागन की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और प्रतीक का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। अवनी वहीं बैठे अपने सूने हाथों को देख रही थी। यह प्रताड़ना ना किसी शरीर में लगे घाव से बहुत अधिक थी। आरती की यह हरकत प्रतीक को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? अवनी का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन आरती और मैं अवनी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार प्रतीक को महसूस हुआ कि अवनी आरती से बेहतर इंसान है। आज पहली बार प्रतीक ने अवनी के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर दुखी था। रात को प्रतीक घर आता है। अवनी मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलती है। प्रतीक हैरानी से अवनी से पूछता है, मैंने तो यह सोचा था कि तुम अपने घर जा चुकी होंगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बिठा विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते। मायके में रहती है पराई अपमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबी के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह हमारी बेटी को इज्जत और प्यार देंगे, लेकिन अपने घर जाती ही ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रही हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हो गए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। प्रतीक चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अवनी के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। अवनी सही तो कह रही है। जिस घर में वह पर्दा हुई, वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर से सपने लेकर आई, तो उसे मैं वह भी नहीं दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर अवनी से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। अवनी ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन आरती का व्यवहार अवनी के प्रति अच्छा नहीं था। अवनी में कितनी करुणा थी। अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरती का व्यवहार कितना रुष्ट था। वह दुविधा में था, वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने अवनी का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए आरती के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और आरती में कितने बेशर्मी से उसकी सुहाग की चूड़ियाँ उठा ली, जबकि उसे अवनी को चूड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों अवनी का दुख नहीं समझ पाया। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अवनी आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील है। मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझे ऐसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। अवनी की जगह अगर आरती होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। आरती और अवनी दोनों में आज के आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरे के लिए रिश्तों में स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था।
अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, अवनी से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। प्रतीक रात भर अवनी के बारे में सोचता रहा और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो अवनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, अवनी कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे अवनी के लिए बेहद दुख हुआ। आज के आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वही जिसके पति ने शादी की रात को उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद भी वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद है। तू बहुत बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला किया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि देंगे जो उन्होंने अवनी की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने देने चाहिए। हमारी जिद ने ही अवनी का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने अच्छे जीवन में जरूर कामयाब होगी। हम दोनों ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लेकर आती है। प्रतीक जल्दी से बैग खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। प्रतीक जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहाग का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर की डिब्बी तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। प्रतीक लेटर पढ़ते ही फप फप करके रोने लगा। माँ, मैंने अवनी और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने आरती के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने अवनी के साथ जो गलत किया, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। आरती के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अवनी को खो दिया। नहीं बेटे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होंगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। प्रतीक जल्दी ही गाड़ी निकाल कर अवनी को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती अवनी दिखाई पड़ती है। प्रतीक तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। प्रतीक अवनी से कहता है, अवनी, मुझे बिना बताए जा रही थी। अवनी प्रतीक को देखकर हैरान थी। प्रतीक ने अपनी बात दोहराई तो अवनी ने भी दो टूक जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। प्रतीक ने अवनी पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। अवनी बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलाने के लिए कहा। यह देख प्रतीक ड्राइवर को पैसे दे देता है और अवनी का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। अवनी ने गुस्से से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? प्रतीक बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। प्रतीक ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। अवनी ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ।
प्रतीक ने कहा, लेकिन अवनी मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल ही की थी। आरती जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। अवनी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता मुझे। मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहागन का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी आरती के घर की तरफ मोड़ दी। अवनी ने कहा, यह रास्ता अपने घर तो नहीं जाता। प्रतीक बोला, हाँ, लेकिन मैं आरती के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए। अवनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। प्रतीक सुहाग की चूड़ियाँ लेने के लिए आरती के घर पहुँचता है। अंदर हंसने की खूब आवाज़ आ रही थी। प्रतीक अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वही रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर जाता है तो देखता है आरती अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी सामने मेज पर अवनी की सुहाग की कांच की चूड़ियाँ रखी है। आरती की माँ हाथ में अवनी के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ उठाते हुए कहती है, समय तो लगा, लेकिन माल तो हाथ लगा। आरती बोली, वह अवनी बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ यह सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ भी दे गई। सुनीता, तू देखती कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल क्यों होते हैं। सुनीता ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। प्रतीक से भी तो ऐसे ही इमोशनल हुआ, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है प्रतीक। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसके जेब में से पैसे निकाल लो। वहाँ बैठे सभी लोग प्रतीक पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक है, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जातिवाद का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई। यह तो आरती की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। आरती बोली, अरे तू चिंता मत कर प्रकाश, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया मेरा ही हक है। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। आरती दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है। दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान प्रतीक पर पड़ गया। प्रतीक को देखते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। प्रतीक उनकी बातों को सुनकर गुस्से से खड़ा हुआ था। उसे आरती से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना कभी उस पर शक किया। वह उसे सच्चे दिल से चाहता था और वह उसके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। प्रतीक समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह आरती से कहता है, वह तो मैं केवल ही कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में एक औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन भर खुशी देना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने आया था। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक प्रतीक को सामने देखकर
आरती कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वह घबरा गई थी। उसने घबराहट छुपाते हुए कहा, प्रतीक, तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। प्रतीक ने आरती की बात काटते हुए कहा, आरती, मेरी पत्नी की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। आरती को प्रतीक की बातों का कोई असर नहीं होता। वास्तव में वह सोने की चूड़ियाँ वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग प्रतीक को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। प्रतीक किसी तरह अपने आप को उनके चंगुल से छुटकारा पाकर वह बाहर गाड़ी की तरफ आता है और अवनी को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। अवनी घबराकर प्रतीक से पूछती है कि ऐसा आरती के घर क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। प्रतीक गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। लेकिन आरती और उसके लोग प्रतीक तक पहुँच जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तक अवनी पुलिस को फ़ोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से आरती से बात करते हुए पुलिस को किस इलाके में बदमाशों के चंगुल में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी दे देती है। वह लोग प्रतीक को गाड़ी से जबरदस्ती से बाहर निकालते हैं। प्रकाश नाम का लड़का प्रतीक के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना आवाज़ किए घर के अंदर चलना होगा। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। आरती अवनी के हाथ को कसकर पकड़े हुए घर के अंदर लेकर जा रही थी। तभी अवनी का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो प्रतीक के पेट पर चाकू लगाए खड़ा था। वह बिना देरी किए फुर्ती से आरती से अपने आप को छुड़ाते हुए लड़की पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया। मौका देख प्रतीक भी लड़के पर टूट पड़ता है और पकड़ लेता है। आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख आरती और बाकी के लोग भागने लगते हैं, लेकिन अवनी आरती को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। प्रतीक से पूरा मामला जानकर पुलिस आरती से उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है और आरती के माँ से कहती है, अपने बेटियों से यह सब कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आरती कहती है, यह मेरी माँ नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इनकी बेटी मेरी सहेली है। सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोग वह हमारी वास्तविकता से अनजान है। हम लड़कों पर शक नहीं करते, इसलिए आसानी से हमारे झांसों में आ जाते हैं। पुलिस आरती के मुंह से उसके जालसाजी के कारनामे सुनकर हैरान होती है। फिर पुलिस ने आरती से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। आरती ने बताया कि मेरे पिता स्कूल मास्टर है, वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट स्नेहा से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगी ड्रेस, मेकअप, फ़ोन जैसे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर काम वह करती थी जो नहीं करना चाहिए था। माँ बाप भी मेरी हरकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मुझे यह ज़िंदगी रास आने लगी थी। मैं नेहा के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, लोगों को अपने बातों में फंसाकर उनसे पैसा निकाल लेती हूँ और एक दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में बदनामी होने के डर से कभी मैं पुलिस के हाथ नहीं लगी, लेकिन आज अवनी के कारण मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, यह सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? आरती ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब 21वीं सदी के आधुनिक लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते, माँ बाप को पुरानी सोच 20वीं सदी का कहकर अपने को सर्वोच्च समझ उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं,
खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। आरती की बातें सुनकर अवनी कहती है, आरती, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। यदि हर महिला आधुनिक दिखाने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो संसार का क्या होगा? समय के साथ विचार बदल सकते हो, पुराने रूढ़िवादी परंपराओं को बदल कर सकते हो, पहनावा रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृति और अपने अच्छे संस्कार बदलना है, यह ठीक नहीं है। इन्हें बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो, मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे यह सब बातों दकियानूसी लगती है। यह इंस्पेक्टर, तुम भी इसकी पुरानी सदी बातों से ध्यान से सुन रहे हो, थाने लेकर नहीं जाना क्या? अवनी ने फिर एक बार आरती को समझाते हुए कहा, रिश्ते को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई है? आरती ने अवनी से कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारा पति वह सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ़ कर दिया। अवनी ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो। जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। आरती, मैं आज के ज़माने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटके, उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज है। आरती भद्दा सा मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम पुराने ख्यालात की हो। प्रतीक का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेगा। पुलिस आरती को लेकर जाने लगती है। प्रतीक कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर आरती की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। आरती कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ ले आई थी, वह तुम्हारी जैसी महिलाओं के लिए नहीं है जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती है। आरती जलाते हुए बोली, ज़्यादा लेक्चर नहीं देने का। वह कांच की चूड़ियाँ मेरे किस काम की? मुझे तो उसमें सोने की चूड़ियाँ ही चाहिए थी, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ। यह सुहाग, शादी, संस्कार, यह सब ओल्ड फैशन है। अवनी ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियों की कीमत दुनिया भर के खजाने से अधिक है। आरती फिर बेशर्मी से हंसी और अवनी से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है। इंस्पेक्टर प्रतीक के साथ आरती के घर अंदर जाता है और अवनी की अमानत प्रतीक के हवाले करता है। प्रतीक आरती को हथकड़ी में देख मन में सोचता है, यह पुराने और नए संस्कार में क्या फ़र्क है? माँ बाप की सेवा ना करना, उनको अच्छी सीख ना देना आधुनिकता है? पति या पत्नी से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है? आधुनिकता के नाम पर हम किस अंगदौड़ में है? अवनी प्रतीक की ओर गंभीरता से देखकर पूछती है, आप किसी गहरी चिंता में हैं? वह मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दकियानूसी कहते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज़्यादा दकियानूसी कहेंगे। अवनी ने हंसते हुए कहा, सदियाँ कितने भी नई आ जाए, आधुनिकता, वेशभूषा, तकनीकी विकास ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदल नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम भी रखेंगे। घर पर प्रतीक के माता पिता चिंता में बैठे हैं, तभी अवनी और प्रतीक आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। अपने माता पिता के पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हुए प्रतीक बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग की चूड़ियाँ रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। प्रतीक की माँ अपनी बहू अवनी को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो इसे अपनी बहू मान ही लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। प्रतीक अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाता है और सिंदूर लगाकर अवनी को चुनरी उड़ाता है।
अवनी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे समझ में आता है कि एक संस्कारी औरत कितनी भी पढ़ लिख ले, उसके लिए रिश्तों और उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं इस दुनिया में खजाना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।